हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दांत के बारे में। आज हम लोग दांत के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं और बाहरी भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब आज हम लोग दांतों की संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ मतलब दांतों की संरचना। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो सबसे पहले जानते हैं कि दांत का जो बाह्य संरचना है वो कैसा होता है, यानी आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। देखिए बाह्य संरचना की अगर हम बात करें यानी आउटर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 3 होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है क्राउन। या इसको हिंदी में शिखर भी कहते हैं। ये जो क्राउन होता है ये क्या होता है, यह बाहर निकला होता है। इसका बस एक पॉइंट बनता है, यह बाहर निकला होता है। राइट, इसका एक पॉइंट हो गया, यह बाहर निकला होता है। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल पार्ट या फिर नेक। नेक भी बोलते हैं, कहीं कहीं मिडल पार्ट भी यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो ये जो मिडल भाग होता है ये क्या होता है, यह जबड़े से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो दांत है उसकी बाह्य संरचना में सबसे पहला आता है क्राउन, जिसको हम लोग शिखर बोलते हैं, यह बाहर निकला होता है। और सेकंड होता है नेक या मिडल, ये जबड़े से जुड़ा होता है। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है रूट या आधार। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट होता है रूट या आधार। अब ये जो होता है रूट, ये दांतों को हड्डियों से जोड़ता है। दांतों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर हमारा दांत है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये जबड़े में फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये जबड़ा स्टार्ट हुआ, तो ये जो बाहर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन या शिखर। ठीक, और ये जो मिडल पार्ट है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, जबड़े से, इसको हम लोग कहते हैं नेक। ठीक, यहाँ पे लिखिए आप, ये जो जबड़े से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं नेक। और ये जो है रूट, ये वाले भाग को हम लोग कहते हैं रूट या फिर आधार। तो ये अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बाह्य संरचना बताई है जो कि हमें दिखता है, जो विजिबल होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंटरनल संरचना पे, इंटरनल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पर, यानी कि आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर।
बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं इनेमल। और ये ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनेमल सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर भाग है जो कि विजिबल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं हम। अब ये वाला पार्ट आप देखेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है, अब ये जो आपको ब्लू रंग का दिख रहा है, ये है आपका दंतवलक या डेंटाइन। इसे दंतवलक कहते हैं या इंग्लिश में इसको डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो आखिरी स्ट्रक्चर है जो कि सबसे अंदर में होता है, इंटरनल होता है, ये वाला पार्ट, ये इसका इंटरनल पार्ट है। ठीक है, और यही पार्ट यहाँ से जुड़ता है हड्डियों पे। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पेरिडोंट। ये जो दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं पेरिडोंट। सबसे इम्पोर्टेंट भाग यही है टीथ का, जिसका नाम है पल्प। अब पल्प क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पल्प। पल्प ये करता है कि हमारे टीथ में जो रक्त का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पल्प की वजह से ही होता है। ठीक है, और ये जुड़ा होता है इसके थ्रू हड्डियों से, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिडोंट। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है टीथ का। ठीक है, जिसमें अगर हम इनेमल्स के पॉइंट को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इनेमल जो है सबसे चमकीला भाग होता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपसे पूछा जाए कि टीथ का सबसे चमकीला भाग कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनेमल, सबसे चमकीला होता है। और सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि ये दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि टीथ को परत बाय परत काट के आपको बताया है कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। जो ऊपर वाला पार्ट था इसको तो हम लोगों ने इनेमल कहा। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं दंतवलक। ये हमारे इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है टीथ में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पल्प है। पल्प में आप एक पॉइंट लिखिएगा कि इसी से रक्त का संचार होता है। रक्त संचार इसी से होता है। ठीक है, पल्प वाले भाग से। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे दांत का जो क्षरण है वो कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दांत का जो ऊपरी भाग है ये क्या होता है, थोड़ा खुरदरा टाइप का होता है। जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो फूड यहाँ पर जो है हल्का सा जमा हो जाता है। ठीक है, अगर दांतों की सही व्यवस्था अच्छी से ना हो तो ये धीरे धीरे करके इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, नष्ट करना शुरू करता है। ठीक है, और यही क्या करता है आगे चल के एक गुफा जैसा बनाता है दांत के अंदर, जो धीरे धीरे करके आपका इनेमल को नष्ट करना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप चाहें तो डॉक्टर से मिल के अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, जैसे ही पल्प तक ये बैक्टीरिया पहुँचती है, पल्प तक पहुँचने के बाद सेंसेशन शुरू होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि ठंडा पानी पीने पे आपको ठंडा फील होता है, कुछ गर्म खाने पे आपको गर्म फील होता है दांतों में। तो इस वजह से ये पल्प पे आ जाता है। पल्प के पास जैसे ये पहुंचता है, ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है इसको, पल्प को।
अब अगर आपका पल्प नष्ट हो गया तो इसमें रक्त का संचार बंद हो जाएगा, जिस वजह से दांत जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद बस एक ही उपाय बचता है कि दांत को उखाड़ के फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा टीथ, जिसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने इसका जान लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये टीथ वाला टॉपिक यानी मुख गुहा वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है आपका। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रास नली यानी कि एसोफेगस। अब ग्रास नली के बारे में मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फिर भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बार दिखा देता हूँ। ग्रास नली जो होता है ये वाला भाग होता है। हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एसोफेगस के बारे में, यानी फूड पाइप के बारे में। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसोफेगस या फिर ग्रास नली। तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डाल लीजिए ग्रास नली। ये हम लोग शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। अब आपसे सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया होती है? तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। तो इसका पहला जो पॉइंट होगा यही होगा कि इसमें पाचन नहीं होता है। सेकंड आता है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आप लिखें। अब आते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो आपको सिंपली पता होगा ये क्या कर सकता है। ये भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर अमाशय होता है। तो ये भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है, यानी स्टमक तक पहुंचाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। बस इसका यही काम होता है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग आता है कि इसमें एक मोशन होता है जिसे हम कहते हैं क्रमांकुचन गति। तो आप लिखिएगा इसका अगला पॉइंट, इसमें क्रमांकुचन गति होती है। मतलब किस प्रकार से भोजन हमारे स्टमक तक जाता है, इसके बीच में एक मोशन होता है, एक गति होता है जिसे हम कहते हैं क्रमांकुचन गति। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मोशन आप लिख सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशन। अब इसको जानते हैं कि ये मोशन होता है किस प्रकार से। देखिए, आप इस तरह के समझ सकते हैं। ये जो ग्रास नली का स्ट्रक्चर, जब हम भोजन खाने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने अगर कोई फूड लिया, कोई खाना खाया, तो ये यहाँ पर आता है पहले। ठीक है, यहाँ आने के बाद इस दोनों तरफ से एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है, प्रेशर पड़ने से क्या होता है, ये खाना नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब ये खाना कहाँ पड़ा गया? यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ प्रेशर पड़ा और यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा और ये खाना खिसक के कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रेशर पड़ने से क्या होता है, वो खाना धीरे धीरे करके स्टमक तक पहुँच जाता है। तो ये इसका क्रमांकुचन गति होता है। यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है कि हमारे ग्रास नली में किस प्रकार की गति होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रमांकुचन गति। ठीक है, तो भोजन के आकार के अनुसार ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो यहाँ तक की बात आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी। आज मैंने टीथ के बारे में बताया,
टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और फिर ग्रास नली के बारे में बताया। यहाँ से 2-3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे और स्टमक के आगे उसके बाद हम लोग आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा एलिमेंट्री कनाल खत्म हो जाएगा। आहारनाल खत्म होने के बाद हम लोग अपने पाचन ग्रंथि पर आ जाएंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।